हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसे डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा वो कैसे रिएक्ट करेगा। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ग्रुप वो कैसे है, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड वो डिफरेंट टाइप से रिएक्शन कर सकता है। कैसे, पहला है क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। ओके, ओ एच बॉन्ड मतलब ये जो हमारा ओ एच बॉन्ड है ये बॉन्ड जो है वो क्लीवेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में वो रिएक्ट कर सकता है बाय क्लीवेज ऑफ सिंगल बॉन्ड OH। मतलब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, OH है, यहाँ पे भी क्लीवेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट और किस कैटेगरी में वो रिएक्शन कर सकता है, वो रिएक्शन कर सकता है क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड। COOH बॉन्ड मतलब यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन लगा रहेगा। तो अगर ये ग्रुप बॉन्ड को ब्रेक होना है तो वो होता है हमारा क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड। ओके, और रिएक्शन विथ alkyl group and benzene ring। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है वो डिपेंड करता है कि उसका कौन सा बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है। कहीं पे OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। कहीं पे जो OH का बॉन्ड है विथ कार्बन वो ब्रेक कर सकता है। कहीं पे जो COOH बॉन्ड है जो कि साइड में इधर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है वो बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्काइल ग्रुप है आइदर वो और जिस बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है वो रिंग वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड 4 टाइप में अपना रिएक्शन जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नंबर 1 इसको ए लिख लेंगे, ए क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सा रिएक्शन जो है वो शो कर सकता है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है तो इससे तो ये पता है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के साइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जिस साइड में ऑक्सीजन है उस साइड में नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब हमें ये देखना है कि H प्लस कैसे रिलीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हम पहले भी पढ़े हुए हैं फिनॉल में जैसे और दूसरे एसिड्स में भी H प्लस रिलीज होने के ऊपर कौन सा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। H प्लस कोई कंपाउंड इजीली रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एसिडिक नेचर है या नहीं है। ओके, ईज ऑफ रिलीज ऑफ
H प्लस आयन वो क्या डिनोट करता है, कंपाउंड का एसिडिक प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इजीली H प्लस आयन रिलीज कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एसिड लिया है RCOOH और वो डिसोसिएट होके दे रहा है RCOO माइनस प्लस H प्लस, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, सो चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, इसे चेक करने से क्या होगा, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल हुआ तो क्या होगा, अगर कोई भी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो वो उसी फॉर्म में रहना चाहता है और वो रिएक्ट नहीं करना चाहता। ठीक है ना, सो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल है तो इन दैट केस क्या होगा, वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में इजीली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब H प्लस का जो आयन है वो भी इजीली रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अगर H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंड का एसिडिक नेचर नहीं है, कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कम स्टेबल है और हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इन दैट केस क्या होगा, अगर कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इन दैट केस कार्बोक्सिलिक एसिड ये चाहेगा कि कैसे वो ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब H प्लस जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। और अगर H प्लस इजीली रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। ओके, आया समझ में हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम चेक करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन के बीच में कौन ज्यादा स्टेबल है। इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि H प्लस आयन इजीली रिलीज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है और कंपाउंड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो पहले इसको लिख लो, हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें चेक करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन। तो इसलिए हमें दोनों का पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करके सिर्फ ये COH पोर्शन ड्रॉ करेंगे तो भी ठीक है। ओके, क्योंकि इसी पोर्शन में हमारा काम होना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये H प्लस इजिली रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसलिए वो हमेशा ट्राई करता है कैसे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे ऑक्सीजन है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए ये ऑक्सीजन जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। सो अभी स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, सिंगल बॉन्ड ओ हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ओके। यहाँ पे नीचे सिंगल बॉन्ड ओ था, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी डबल बॉन्ड ओ एच ये बना, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया है, उसके पास मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था, वो खुद का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। आया समझ में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें क्या क्या फीचर्स है, हम क्या क्या चीज है जिसके बेसिस पर ये चेक करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर से ये स्टेबल, रेजोनेटिकली स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए ये करना है कि हमें देखना है फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज क्या है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो उन दैट केस क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, से ये है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके। सो लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम carry पॉजिटिव चार्ज, ओके। सेकेंड चीज हम क्या देखते हैं, चार्ज सेपरेशन है कि नहीं। चार्ज सेपरेशन मतलब जैसे हम पहले भी पढ़े हुए हैं, अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर में बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ रह रहा है तो हम उसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार्ज सेपरेशन इज देयर। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, सो चार्ज सेपरेशन इज देयर, ओके। नेक्स्ट चीज हम जो देखते हैं वो है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है कि नहीं, ओके। अगर सिमिलर स्ट्रक्चर हुआ मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सेकेंड में सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच है, लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड ओ है और डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच है। इसका मतलब द स्ट्रक्चर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ओके। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स are not equivalent, ओके। इसका मतलब यहाँ पे जो तीन पॉइंट्स है वो तीनों पॉइंट के वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो स्टेबल नहीं है, ओके। दिस thus decrease in stability of carboxylic acid, ओके। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ओके। कार्बोक्सिलिक आयन मतलब COO माइनस आयन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इसमें माइनस, ओके। सो अभी क्या होगा, जैसे हमेशा पता होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
इसके पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड में दे रहे थे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिसको ऑक्सीजन डोनेट कर रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से, वो अभी वो डोनेट करेगा। ओके, तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ था, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो सिंगल बॉन्ड ओ बना, क्योंकि ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव था तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे अभी इसलिए वो न्यूट्रल है। ओके, अगर अपना खुद का इलेक्ट्रॉन देता तो पॉजिटिव बनता, क्योंकि माइनस चार्ज था उसी को वो दिया है इसलिए वो क्या बना है, अभी न्यूट्रल बना है। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये है सेकेंड स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, बस स्टडी कर लेते हैं क्या है यहाँ पे फीचर्स। फर्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज क्या है। दोनों ही स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलेट आयन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। ओके, शो इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम carries negative charge। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या चेक करना है, कहीं पे चार्ज सेपरेशन है क्या। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है क्या, कोई भी एक स्ट्रक्चर में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ रहने को चार्ज सेपरेशन कहते हैं। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है क्या, नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो चार्ज सेपरेशन इज देयर, नो चार्ज सेपरेशन is there। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या चेक करेंगे, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, एक के साथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन के एक साइड में डबल बॉन्ड O है, दूसरे साइड में सिंगल बॉन्ड O- है। सेकेंड स्ट्रक्चर में भी एक साइड में डबल बॉन्ड O है, दूसरे साइड में सिंगल बॉन्ड O- है। इसका मतलब ये है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दे आर इक्विवेलेंट। ओके, so the resonating structures are equivalent। हो गया, तो यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में, उससे हमें ये पता चलता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन का वो ज्यादा स्टेबल है। thus कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल। कैसे स्टेबल है, रेजोनेटिकली स्टेबल है। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं RCOH है वो कन्वर्ट हो रहा है RCO- प्लस H प्लस, और ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, और एसिडिक एसिड का जो आया रेजोनेटिकली वो लेस स्टेबल है, तो हमेशा लेस स्टेबल कंपाउंड ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है H प्लस रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि H प्लस रिलीज होता है इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका एसिडिक नेचर है। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
ऑन एसिड स्ट्रेंथ। एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारा नॉर्मल चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ओके, इसमें हम दो चीज को देख के स्टडी करते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर अच्छा लिख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group। सो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो वो क्या करेगा, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, जो अल्फा कार्बन एटम है वहां पे। ठीक है, अल्फा कार्बन एटम क्या होता है, सी डब्ल्यू बॉन्ड ओ ओ एच है, ये हो गया हमारा कार्बोनिल कार्बन। ओके, और इसके पास में जो कार्बन है वो है हमारा अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो वो क्या करेगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ करने को ट्राई करेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। ओके, सो क्या होता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल हुआ तो H प्लस आयन जो है वो इजीली रिलीज हो सकता है। ठीक है, H प्लस आयन इज इजीली रिलीज्ड। अगर H प्लस आयन इजीली रिलीज हो रहा है मतलब एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, इसका मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, उससे क्या होगा, हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इंक्रीज होगा जिससे H प्लस आयन इजीली रिलीज होगा और एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड एक्सेट्रा, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओके, हो गया, आया समझ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, ओके, इसमें जो ग्रुप अटैच्ड है वो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इससे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा हो जाता है तो वो स्टेबल नहीं रहता। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन डिक्रीज हो जा रहा है, वहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो वो H प्लस आयन को ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करके रखेगा। ओके, सो H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा। डिक्रीज इन डायरेक्टली लिखते हैं, H प्लस आयन कैन नॉट बी easily removed, okay, or cannot be easily released। अगर H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं हो रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन एसिडिक प्रॉपर्टी। ओके,
आया समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, तो H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं होता, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके, एमिनो ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ओके। आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उनका अगर कुछ चेंज हो रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, ठीक है, और डिफरेंट नंबर में अटैच्ड है, तो उस केस में एसिडिक नेचर के ऊपर क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नंबर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस with number of electron withdrawing groups withdrawing groups ओके। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने से एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या चेंजेस आ सकता है, ओके। तो उसके साथ अभी हमें ये भी देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, उसका नंबर अगर चेंज हो जाए, मतलब किसी में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहे, किसी में दो, किसी में तीन, तो क्या चेंजेस होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहे तो उसमें क्या चेंजेस होगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो प्रेजेंट है वो किस कार्बन में प्रेजेंट है, वो जो कार्बन एटम जो है उसका पोजीशन चेंज होने से हमारा एसिडिक नेचर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जो है उसका नंबर चेंज होता है, किसमें वन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें टू, किसमें थ्री, ऐसे डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट रहेगा तो क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जो अल्फा कार्बन है, हम ये मान रहे हैं कि अल्फा कार्बन में हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर अल्फा कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका एसिडिक नेचर नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगा। अभी मान लो वहाँ पे अल्फा कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका एसिडिक नेचर एक सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होगा। अगर मान लो तीन सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो उसका एसिडिक नेचर दो सब्स्टिट्यूएंट वाले ऐसे जो कंपाउंड है उसका एसिडिक नेचर से ज्यादा होगा, ठीक है। क्या है देखो लिखते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन अल्फा कार्बन एटम क्या होगा, इंक्रीज एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ज्यादा नंबर रहने से एसिडिक नेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है, ओके। सपोज हमने यहाँ पे लिया है सी सी एल सी एल सी एल
C डबल बॉन्ड O H। ओके, और एक लेंगे C Cl Cl H C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे C Cl H H C डबल बॉन्ड O OH। तो हमें करना क्या है, हमें तीनों का एसिडिक नेचर जो है वो कंपेयर करना है। देखो ये तीनों कंपाउंड जो है वो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। ओके, एसिटिक एसिड मतलब ऐसे हम करेंगे, कार्बन, ये है हमारा कार्बोनिल कार्बन। ओके, और ये है हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होके क्लोरीन एटम इंट्रोड्यूस हुआ है, और फर्स्ट में तीनों ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है। तो अभी एसिडिक नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो अभी कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसके ऊपर उसका स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो H प्लस क्या है इजीली रिलीज होगा और उसका एसिडिक नेचर रहेगा। लेकिन अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर को आएंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑफ कोर्स ये मतलब पता ही है हमें कि अगर 2 रहता है कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और H प्लस ज्यादा इजीली रिलीज होगा, एसिडिक नेचर और ज्यादा होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे आएंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ होगा तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, H प्लस आयन है वो और ज्यादा इजीली रिलीज होगा। ओके, इससे हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ द इससे हमारा जो एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड है वो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट अगर ज्यादा हो गया किसमें, अल्फा कार्बन में, देन एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड जो है वो इंक्रीज करता है। ओके, एसएमएस में कैसे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, नेक्स्ट 2 सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ये है क्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, यहाँ पे भी लिखेंगे तो ऐसे रहेगा उसका एसिडिक नेचर। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होता है विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। हमने ये मान लिया कि हम यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं, ठीक है, और उसका सब्स्टिट्यूशन का जो जगह है जो प्लेस है वो भी सेम है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सब्स्टिट्यूएंट का वो डिफर। उस केस में क्या होगा, उस केस में जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस सब्स्टिट्यूएंट का ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, सो H प्लस इजीली रिलीज होगा और एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, increase stability of
कार्बोक्सिलेट आयन इससे H प्लस आयन इजीली रिलीज होगा और एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, आए समझ में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही एसिडिक एसिड लेके वहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसको अरेंज कराएंगे, ठीक है, ज्वाइन कराएंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे CH3 होना चाहिए था एसिटिक एसिड, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं फ्लोरीन का। ओके, नेक्स्ट में क्लोरीन, नेक्स्ट ब्रोमीन और नेक्स्ट में आयोडीन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू उसका एसिडिक नेचर जो है वो अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी के सारे स्ट्रक्चर तो सेम है, चेंजेस किस में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट में चेंजेस है, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। ओके, सो हमें चेक करना होगा इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, किसका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। हमने अभी पढ़ा हुआ है, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो ज्यादा एसिडिक रहेगा। ओके, इनका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ओके, तो हमारा ये क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। ओके, आया समझ में? लिख लो इसे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका पोजीशन अगर चेंज होता है, मतलब हमारा कार्बोनिल ग्रुप से अगर उसका डिस्टेंस चेंज होता है तो उसका एसिडिक नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। हमारा अगर डिस्टेंस चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ज्यादा डिस्टेंस को जा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, increase in distance between electron withdrawing group and car carbonyl carbon। ओके, इसको कार्बोनिल कार्बन ना लिख के सीधा COOH ग्रुप लिख लेते हैं। ओके, COOH ग्रुप, उससे क्या होगा, उससे जो स्टेबिलिटी होता है कार्बोक्सिलेट आयन का वो डिक्रीज करता है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास में रहेगा वो क्या करेगा, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा उस केस में स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, और अगर कार्बोक्सिलेट आयन जो है उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो H प्लस इज नॉट इजीली रिलीज, H प्लस जो है वो इजीली रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अगर रिलीज नहीं होता है इन केस में एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन एसिडिक नेचर। ओके,
हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लो CH3 CH2 CHCl COOH। यहाँ पे COH जो है वो तो हमारा सॉरी, वो तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्लोरीन एटम कहाँ पे लगा हुआ है? अल्फा कार्बन में। ओके, नेक्स्ट CH3 CHCl CH2 COOH। ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और ये कहाँ लगा हुआ है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो थोड़ा डिस्टेंस में अभी आ गया, अल्फा कार्बन के साइड में, मतलब बीटा कार्बन में आ गया। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट CH2Cl CH2 CH2 COH। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है क्लोरीन, वो COH ग्रुप से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आ गया है। ठीक है, इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। हमें क्या करना है? हमें तीनों का एसिडिक नेचर जो है वो चेक करना है। ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस जो है वो COH ग्रुप से ज्यादा हो जाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन कम हो जाता है और H प्लस इजिली रिलीज नहीं होता, एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करता है। ओके, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो है हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड, उसका नाम क्या है? 2 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। नाम लिख लेते हैं 2 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। ये हो गया हमारा 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड और ये 4 क्लोरो ब्यूटानिक एसिड। तो सबसे पास कौन है? 2 क्लोरोब्यूटानिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन सबसे पास है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा डिस्टेंस में चला गया COH ग्रुप से, इसका थोड़ा कम होगा। और यहाँ पे तो काफी डिस्टेंस में है, तो अगर हम एसिडिक नेचर देखेंगे तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इससे। हो गया? नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर अल्काइल ग्रुप का साइज चेंज हो रहा है तो उसका एसिडिक नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता है तो उसके साथ हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप मतलब इससे क्या होगा? जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप ज्यादा होने से क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, इससे क्या होगा? H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं होगा। ओके, H plus ion is not easily removed और इससे एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करे। आया समझ में? अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और अल्काइल ग्रुप जो है उसका साइज इंक्रीज होता है तो प्लस आई इफेक्ट रहता है। ओके, ज्यादा इंक्रीज होता है। इससे क्या होगा? जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो क्या होगा? एक मिनट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन डिक्रीज होगा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन डिक्रीज हो रहा है तो
वो H प्लस आयन को इजीली रिमूव नहीं करने देगा। ओके, और अगर H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं हो रहा है, इन दैट केस एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे समझ में क्या क्या हो रहा है। अगर हम प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो क्या होता है, CH3 अल्काइल ग्रुप का कंपेयर करेंगे तो CH3 का इफेक्ट सबसे कम रहता है। ओके, देन C2H5 और CH3 होल टू CH लेस देन CH3 होल 3C, कुछ इस तरह पे उसका ऑर्डर रहता है। अगर इस ऑर्डर में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहता है तो इस ऑर्डर में हमारा एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, सो अगर हम इसका एसिड बनाएंगे, एसिडिक नेचर ऑफ डिफरेंट एसिड्स लेते हैं। ओके, एसिडिक नेचर ऑफ डिफरेंट एसिड्स, उस केस में क्या होगा, जो फॉर्मिक एसिड होता है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ओके, तो ये आएगा हमारा एसिडिक नेचर ऑफ डिफरेंट एसिड्स, क्योंकि जब हम जा रहे हैं धीरे धीरे प्लस आई इफेक्ट जो है अल्काइल ग्रुप का वो इंक्रीज कर रहा है, इसके लिए उनका जो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, चलो लिख लो इससे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एरोमेटिक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। ठीक है, सो लिखेंगे यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ओके, इस तरह अगर हम कुछ कंपैरिजन लेना चाहेंगे तो ऐसा कंपैरिजन आ सकता है, जैसे ये है हमारा पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सो पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का जो एसिड नेचर है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू पारा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ओके, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हम बेंजोइक एसिड के साथ इनका कंपैरिजन करेंगे एसिडिक नेचर का, सो ये दोनों का एसिडिक नेचर ज्यादा है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। लेकिन नाइट्रो और क्लोरो ग्रुप में से नाइट्रो का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, तो पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक रहेगा कंपेयर टू पारा क्लोरो बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये दोनों क्या है, दोनों जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स।
ओके, और ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। फिर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेंगे उस केस में क्या होगा, उस केस में उनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो डिक्रीज करता है उसमें उनका भी कुछ ऑर्डर रहता है। ओके, अगर हम यहाँ पे CH3 ग्रुप लेंगे, नाम है पारा टॉल्विक एसिड। अगर हम यहाँ पे पाराटॉल्विक एसिड लेंगे उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा रहता है कंपेयर टू पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है। तो बेंजोइक एसिड का नॉर्मल रहेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे तो उनका बेंजोइक एसिड से ज़्यादा रहेगा। और अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या है ये सब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, उस केस में उनका जो एसिडिक नेचर है वो हमारा बेंजोइक एसिड से ज़्यादा रहता है। ओके, आया समझ में, चलो लिख लो इसको। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनका एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं उनका एसिड वीकनिंग ग्रुप इफेक्ट रहता है। ठीक है, बट ये दोनों ही जो इफेक्ट है, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट एंड एसिड वीकनिंग इफेक्ट, दे आर मोर प्रोनाउंस्ड एट para पोजिशन देन मेटा पोजिशन। ये दोनों ही इफेक्ट पारा पोजिशन में ज्यादा प्रोनाउंस रहते हैं कंपेयर टू मेटा पोजिशन। ओके, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे B1 देंगे, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing groups and acid weakening effect of electron releasing groups are more pronounced at para position than meta position। ओके, तो ये दोनों ही इफेक्ट पारा पोजिशन में ज्यादा प्रोनाउंस रहते हैं कंपेयर टू मेटा पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड होते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, दे आर मोर एसिडिक इन नेचर कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से ऑर्थो पोजीशन में अगर बेंजोइक एसिड का सब्स्टिट्यूशन रहता है तो वो ज्यादा एसिडिक होता है। ओके, बट यहाँ पे और एक चीज है, बट what is the ortho substituted? Ortho substituted मतलब they may be electron withdrawing group और they may be electron releasing group, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, किसी को भी, यह बेंजोइक एसिड का है प्रॉपर्टी में, तो कोई भी ले लो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अगर वो ऑर्थो पोजीशन में आ जाता है बेंजोइक एसिड का तो वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो है क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रुप्स जो भी है उनका मेटा आइसोमर्स आर स्ट्रॉन्गर देन benzoic acid while
para isomers are weaker than benzoic acid. ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, बेंजोइक एसिड से जो मेटा आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा ज्यादा स्टेबल रहते हैं कंपेयर टू द हमारा जो है पारा आइसोमर्स। ठीक है, पारा आइसोमर जो है वो हमेशा बेंजोइक एसिड से वीकर रहते हैं, मेटा आइसोमर जो है वो स्ट्रॉन्गर रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सबको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे फाइनली, तो यहाँ पे COH देते हैं, एक देंगे ऑर्थो में, नेक्स्ट COOH वो है मेटा में, नेक्स्ट COH, नेक्स्ट COOH और पारा में देंगे। ठीक है, हम पढ़े हुए हैं। अच्छा, पहला चीज है कि ये जो OH ग्रुप है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, OH जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सबसे फर्स्ट थिंग ये है, हम जो पढ़े हैं अभी, ऑर्थो पोजीशन में कोई भी सब्स्टिट्यूशन रहे तो वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, एसिडिक नेचर उसका ज्यादा रहता है। ओके, और हमने क्या पढ़ा, हमेशा मेटा पोजीशन में अगर बेंजोइक एसिड का कोई है आइसोमर, तो मेटा पोजीशन में अगर कोई है तो वो बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर रहता है। ठीक है, और अगर पारा पोजीशन में कोई है तो वो बेंजोइक एसिड से वीकर रहता है। सो ऑर्थो का हमेशा ज्यादा रहेगा, इसमें चाहे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो। ओके, और बेंजोइक एसिड से मेटा का ज्यादा रहता है, पारा का हमेशा बेंजोइक एसिड से कम रहता है। ओके, ये तीनों जो हम अभी ऊपर रूल्स पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे और उस एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का उसका अरेंजमेंट है। ओके, आज समझ में क्या हो रहा है, चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट, अगर हम कंपेयर करेंगे ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप रखेंगे बेंजोइक एसिड का, और पारा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप रखेंगे बेंजोइक एसिड का, उस केस में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन वाला जो भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या रिलीजिंग ग्रुप हो, उसका एसिडिक नेचर हमेशा ज्यादा रहता है। ओके, और हम तो पढ़े हैं मेटा का भी नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा रहता है, पारा का कम रहता है। तो क्योंकि वो ये एक ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये एक पारा प्रोडक्ट है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट का हमेशा ऑर्थो आइसोमर का पारा आइसोमर से ज्यादा रहता है। ओके, एसएमएस में कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े और हमने ये पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर होता है, बट जो एसिडिक नेचर होता है वो वीक एसिड है। ठीक है, वो वीक एसिड के कैटेगरी में जाता है। अगर हम कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जैसे हमें पता है अल्कोहल का भी कुछ एसिडिक नेचर रहता है, एसिडिक हाइड्रोजन रहता है उसमें भी, और फिनॉल है, फिनॉल में भी एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। अगर हम ये तीनों का एसिडिक नेचर को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इनमें तीनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा रहता है कंपेयर टू फिनॉल। ओके, कंपेयर टू अल्कोहल। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर ज्यादा है कंपेयर करेंगे तो, देन आता है फिनॉल, देन आता है अल्कोहल। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।